नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे 29 विधानसभा के साथ साथ 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। किस राज्य के अंदर किस तरह के चुनाव के नतीजे रहे हैं, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और इस बीच दोस्तों जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अपने आप में ही बीजेपी की नींद उड़ाने वाली है। इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, किस तरह के नतीजे इस चुनाव के रहे हैं और जनता में किस तरह से बीजेपी को लेकर घृणा जैसा भाव देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े भी इसके संकेत देते हैं। दोस्तों पूरी डिटेल में आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ललितपुर के अंदर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की तरफ से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर दोस्तों दीपावली में घर नहीं जाएंगे किसान, अपने धरना स्थल पर करते रहेंगे प्रदर्शन और वहीं पर मनाने वाले हैं दीपावली। इसी बीच दोस्तों एक और अपडेट है, जहाँ पर बीकेयू के नेता राकेश टिकैत की तरफ से खाद की तस्करी के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय टेनी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। वहीं आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और किसानों के बीच में सीधी लड़ाई में आखिरकार किसानों ने चुनावी तौर पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। भाजपा के सामने किसानों के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी खबर में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया गया है। वहीं पर राजस्थान के अंदर भी बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। बताएंगे आपको किस तरह से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर 1.5 लाख जैसे वोटों के अंतर से हराया है। असेंबली का चुनाव, इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, तीनों काले कानून का विरोध करते हुए एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान मोर्चा एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों बीते दिन तकरीबन 29 विधानसभा की सीट और 3 लोकसभा की सीट पर चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। इन सभी सीटों में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के पास थी। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए थे, तीनों की तीनों सीट बीजेपी के पक्ष में थी। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी के लोकसभा सीट के नतीजे के बारे में बात करते हैं। दरअसल दोस्तों 2019 के चुनाव में जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत ली थी, उस सीट पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर लोकसभा के उपचुनाव में पूरी तरीके से हार चुकी है और ये सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चली गई है। अब कांग्रेस पार्टी का कुल मिलाकर आंकड़ा लोकसभा के अंदर एक और बढ़ जाएगा और ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को सरकार को अब नेता विपक्ष कानूनी तौर पर बनाना पड़ सके। दरअसल दोस्तों ये मामला यहीं पर नहीं रुका हुआ है। दरअसल आप लोग को पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम तरह के बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के मनोबल को नीचे गिराने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 3 विधानसभा की सीट थी हिमाचल प्रदेश में, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है और 2 ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है। यानी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विपक्षी के तौर पर भी नहीं देखा है। ये अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी को हिमाचल प्रदेश की जनता विपक्ष के तौर पर भी नहीं देखती है, तीसरे नंबर के पार्टी के तौर पर देखती है। वहीं पर दोस्तों एक और बड़ी जानकारी जो है इससे बड़ी, वो ये है कि हिमाचल प्रदेश जहां पर चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की सरकार है, अमूमन ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव के नतीजे जो सत्ता में पार्टी होती है उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह का क्लीन स्वीप करके जनता ने कहीं न कहीं आने वाले 4 महीने 5 महीने के अंदर जो चुनाव है उसमें किस तरह के नतीजे होंगे इसके साफ संकेत दे दिए हैं। ऐसे भी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में काफी मजबूत है। आप लोग को क्या कुछ लगता है, क्या हिमाचल प्रदेश में सेब के किसानों के मुद्दे के कारण बीजेपी की हार हुई है? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। लेकिन इससे बड़ा मामला है हरियाणा के ऐलानाबाद के चुनाव के नतीजे, जो किसानों के प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जा रहा था। आपको बता दें कि 3 बड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपाल कांडा को उतारा गया था, जबकि दूसरी तरफ एनएलडी के नेता अभय चौटाला खुद मैदान में उतरे हुए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा गया था। तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला होगा, इस तरह के संकेत जाहिर किए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत की तरफ से खुले तौर पर अभय चौटाला का समर्थन किया गया था। और इस बीच दोस्तों जो नतीजे सामने आए हैं, जिसमें ऐलानाबाद के अंदर अभय चौटाला चुनाव जीत गए हैं, ये अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पर किस तरह से वोटिंग प्रभावित हो रही है। और जब अभय चौटाला चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने कह दिया कि मेरी ये जीत मेरे किसानों को समर्पित है। मैं टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर जाकर किसानों से मुलाकात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि अगर आपको लगता है या आप लोग जो भी आदेश देंगे वो आगे काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो किसानों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अगला स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या उनको फिर से इस्तीफा देना चाहिए। अगर किसान ऐसा कहते हैं कि आपके फिर से इस्तीफा देने से नरेंद्र मोदी को संकेत दिया जा सकता है कि जनता चाहती है कि काले कानून रद्द होना चाहिए, तो अभय चौटाला इसके लिए भी तैयार है। दरअसल दोस्तों बड़ी बात यह है कि अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा देते हुए जनता के बीच में जाकर तीनों काले कानून को वापस लेने का मुद्दा उठाया। जनता ने उसे स्वीकार किया, भारी मतों से जिता दिया। यानी एक तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव हुआ था और जनता ने किस तरह के नतीजे दिए हैं आप लोग जानते हैं। अभय चौटाला की
जीत हुई है। एक तरीके से उन्होंने किसानों को ये जीत समर्पित भी कर दी है। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। दरअसल दोस्तों ऐलानाबाद का यही चुनाव था जो आज तय करता कि हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को क्या जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अब जो संकेत मिलने गए हैं ये साफ तौर पर इस बात के संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि राज्य के अंदर किसानों का आंदोलन काफी मजबूत है और संयुक्त किसान मोर्चा के कहने के बाद किसान अपने वोटिंग पैटर्न को भी बदल रहे हैं। ये अपने आप में ही एक तरह से बीजेपी के लिए सरदर्द है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया। तमाम प्रशासनिक सेवा से लेकर कई चीजें आप लोग जानते हैं कैसे इस्तेमाल की जाती है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा है। अगर उनके पक्ष में होता तो वो लोग कह देते कि किसानों का ये आंदोलन ही नहीं है, जनता ने इसको नकार दिया है, जनता इस आंदोलन के साथ में ही नहीं है। लेकिन दोस्तों नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को दबाव में डाल दिया है। बीजेपी के नेता बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हैं, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है कि ऐलानाबाद के अंदर किसानों के आंदोलन का विरोध करते हुए जो एजेंडा वे लोग लेकर गए थे क्या उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो क्यों नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग काले कानून को वापस लेने के लिए कोई कदम उठाते हैं, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है जिस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इस पर दोस्तों अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर आर्ग्यूमेंट में वैल्यू ऐड करिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ललितपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसीलिए वोट नहीं देने की खुले तौर पर अपील करता हूं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो दीपावली अपने घर पर नहीं मना पाएंगे। किसान एक साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तमाम फेस्टिवल आने के बावजूद अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने आंदोलन में लगे हुए हैं और डटकर एक ही बात कहते हैं कि जब तक काला कानून रद्द नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। और इसीलिए टिकैत भी दीपावली भी किसानों के बीच में ही मनाने वाले हैं। वहीं पर आपको बता दें कि बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, कहा खाद तस्कर है राज्य मंत्री अजय टेनी, 2022 में सरकार को जनता वोट की चोट देगी, एमएसपी की गारंटी चाहिए। राकेश टिकैत ने ये मांग की है। बुंदेलखंड के किसानों की स्थिति काफी खराब है, उनकी तरफ से ये अपडेट ये जानकारी दी गई है। वहीं पर राकेश टिकैत ने फिर से सरकार को धमकी देते हुए कह दिया कि 26 नवंबर तक हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है, हमारे एक साल पूरा होने के बाद कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो हरियाणा में एक साल के अंदर 2 उपचुनाव हुए हैं, दोनों के दोनों उपचुनाव के अंदर खट्टर सरकार को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या ये अपने आप में ही खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जननायक जनता पार्टी को साथ में लाने के बावजूद भी ये आंकड़े हैं। वहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर भी किसानों ने जो नतीजे दिए हैं उसके बाद भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश ने कहा कि भाजपा 4 सीटें हार गई है। नो वोट फॉर बीजेपी अभियान ने अपना रंग लाया है। सभी हिमाचली किसानों और बागवानों को शुक्रिया अदा करते हैं, शहीद किसानों को नमन किया जाता है। इसी के साथ में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी कमाल करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां पर एक और हिमाचल प्रदेश वहीं पर राजस्थान के अंदर भी क्लीन स्वीप कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की दोनों सीटों पर चुनाव जीत लिया है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात जो है वो ये कि राजस्थान के अंदर बीजेपी इससे पहले दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन दोनों की दोनों सीटों पर बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो रिजल्ट आए हैं वो धारी वार्ड से है, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे खेत सिंह, जिनको 46,415 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रहे हैं थावर चंद्र जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे और उनको 51,000 वोट मिले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नागराज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको तकरीबन 69,703 वोट मिले हैं। 39% वोटिंग उनके पक्ष में हुई है। बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी धारी वार्ड के चुनाव में है। वहीं पर बल्लभ नगर से भी बड़ी अपडेट है, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, केवल 11% वोट बीजेपी के पक्ष में हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पर आरएलपी पार्टी रही है जो किसानों के पक्ष में ही हमेशा बोलती आई है। यानी एक तरीके से जो किसानों के पक्ष वाले मुद्दे उठाते हैं, जो किसानों की पार्टी के तौर पर अपने आपको गर्व महसूस करते हैं, उन लोगों को जनता ने ज्यादा इस बार अपना समर्थन दिया है। और इसी के कारण आरएलपी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दी है। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने पूरी तरीके से खेला कर दिया। दरअसल दोस्तों दादरा और नगर हवेली के लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना ने जोरदार तरीके से वापसी की है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर शिवसेना ने यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा वोट इकट्ठा किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 55,000 वोट मिले हैं। यानी 60,000 से ज्यादा मतों से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से हरा दिया है। दरअसल दोस्तों एक और जो देखने वाली बात रही, इसमें कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कुछ असर नहीं हुआ और शिवसेना ने 1,12,741 वोट इकट्ठा करके बता दिया कि मराठी संस्कृति को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी एक बाहरी के तौर पर वर्ताव करेगी तो इसी तरह के नतीजे जनता देने वाली है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कह दिया कि अब शिवसेना पूरी तरीके से मजबूत है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। एक और अपडेट की माने तो करनाल लाठीचार्ज मामले को लेकर जांच आयोग चेयरमैन ने 1 घंटे तक चडूनी के बयान के लिए कुछ बातें रख दी हैं। 10 नवंबर को एक बार फिर से बुलाया गया है। करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के प्रकरण की जांच की जाएगी। जांच आयोग ने 34 किसानों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा है। अब तक 21 के बयान दर्ज हो चुके हैं
है। मंगलवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को भी चेयरमैन ने बुलाया था, उन्होंने अपना भी बयान दर्ज कराया है। और एक और अपडेट की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सोनिया गांधी को भेजा है मैसेज। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। देखते हैं कि सफलता उनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बंगाल अभियान को बहुत तेज कर चुकी है। मामला कुछ इस प्रकार है, जिसमें 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। विधानसभा की सीटों पर पश्चिम बंगाल के अंदर 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। लिहाजा इस बार चुनाव के नतीजों में जो अंतर देखने को मिला, ये अपने आप में ही एक इतिहास बना चुके हैं। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,63,000 मतों से हराया है और किसी विधानसभा सीट पर इतने बड़े अंतर से चुनाव हराने का ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। टीएमसी के उदयन गुहा इस निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अशोक मंडल के साथ मैदान में थे, जिसके लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान निशित प्रामाणिक को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नति देने के बाद उपचुनाव कराना पड़ रहा है। और उपचुनाव के नतीजे आप लोग जानते ही हैं कि 1,63,000 जैसे इतने बड़े मार्जिन से चुनाव बीजेपी नेताओं को हराया गया है। और यही नहीं दोस्तों, एक और 1,48,000 के मार्जिन से भी एक कैंडिडेट को चुनाव हराया गया है। एक को 92,000 के आसपास, एक को 63,000 के आसपास, यानी बड़े मार्जिन से चुनाव इस बार बंगाल के विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी जीती है। और एक और अपडेट में बताएं आपको कि यूपी के असेंबली इलेक्शन में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर है, बीजेपी में शामिल हो गए विधायक सुभाष पासी। उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल का रंग अब चढ़ने लगा है, पार्टियों में जोड़ तोड़ की राजनीति भी परवान चढ़ने लगी है। इसी बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा सीट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की ठान ली है। इसकी भनक लगते ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और एक और जानकारी की माने तो यूपी में प्रियंका गांधी का 5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का प्लान नारे के साथ अब सामने जो आई है, उसी नारे को सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने महिला वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए बड़ा सियासी दाव चला है। इसके लिए न सिर्फ महिला वोटरों को 40% सीट देने का उन्होंने वादा किया है, बल्कि महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया गया है। और नारा जो उनकी तरफ से दिया गया है जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस पूरे काम पर लगा दिया गया है। वहीं पर उपचुनाव के परिणाम पर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरजेवाला का बयान कह दिया कि जनता ने कृषि कानून वापस लेने के लिए ये मैंडेट दिया है। जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी सरकार को ये काले कानून वापस लेना चाहिए अगर उनको इस तरह के नतीजों से बचना है तो। और एक और जानकारी की माने तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 13 नवंबर को दिल्ली में दिए जाएंगे। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। इसी के साथ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपए के संपत्ति को सीज कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, असम के अंदर बीजेपी ने सीएम बदलने का जो रिस्क लिया वो कामयाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर जीत मिली है, उसके सहयोगी और उसे मिलाकर 5 सीटें जीत ली गई है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक का फडणवीस को चैलेंज साबित करे मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ में है संबंध। वानखेड़े भी लगाया 1,000 करोड़ की वसूली का आरोप। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देते हुए बातें कही है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से दाऊद इब्राहिम से लिंक बताने के दावों पर उन्होंने पोल खोलते हुए कह दिया कि उनको ये साबित करना चाहिए कि मेरे लिंक है दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से। इस तरह की बेतुकी बातें ना करे, अगर प्रूफ है तो करके दिखाए। और इसके लिए उनको चैलेंज भी दिया गया है नवाब मलिक की तरफ से। वहीं पर दोस्तों, सिद्धरमैया ने हंगल विधानसभा सीट पर बीजेपी की पराजय को मुख्यमंत्री बोम्मई की हार बताया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा कि हंगल विधानसभा पर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की पराजय वास्तव में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की हार है, क्योंकि यह उनके अपने गृह क्षेत्र की सीट है। 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई। सिडगी सीट पर जहां पर बीजेपी के रमेश भूषण नूर को जीत मिली है, जबकि मुख्यमंत्री के गृह जिले हावेरी में अपने ही मजबूत वाले सीट हंगल सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीनिवासन माने ने बीजेपी के शिवराज सजनर को हराया है। इसके साथ में खेती को जड़ से खत्म करने के लिए नए काले कानून लाए गए हैं। किसान कमीशन बनाकर दिया जाए किसानों को नियंत्रण। पी साईनाथ जो एक स्कॉलर के तौर पर जाने जाते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उनके अच्छे खासे एक्सटेंसिव स्टडी है और कई बार लेख लिखते हुए बताते हैं कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। सरकारों को ऐसे बुद्धिजीवियों से पूरी जानकारी लेकर ही पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन काले कानून जिस जल्दी में लाए गए हैं उसी के कारण अब ये विरोध भी जारी है। बड़े बड़े स्कॉलर भी कह रहे हैं कि ये काला कानून किसानों को बर्बाद कर देगा। वहीं पर दोस्तों, ओपी राजभर के केशव प्रसाद मौर्य पर तंज, बोले उप माने चुप होता है, यानी मुख्यमंत्री के नाम के आगे जो उप मुख्यमंत्री लिखा है उसमें उप शब्द का मतलब ही चुप होता है, इसीलिए बीजेपी उनको बोलने नहीं देती है। हाल फिलहाल के अंदर आप लोग को पता है कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया था कि बीजेपी किसी चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसके बाद आसपास खड़े सभी लोग होर्डिंग करने लगे, जो अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की और बार बार अपने
आप ही छलक जाती है, वो रोक नहीं पाते और इसी पर ओपी राजभर ने निशाना साधते हुए ये बातें कही हैं। हालांकि इस बात का काफी ज्यादा लंबा असर है, देखते हैं क्या केशव प्रसाद मौर्य इसको समझ पाते हैं या नहीं। वहीं पर बिहार के कुशेश्वर स्थान के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को हार मिली है और दोस्तों जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीत गया है। कांग्रेस पार्टी सबसे फिसड्डी पार्टी दिखाई दी है इन दो सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने इंडिविजुअल उम्मीदवार उतारे थे लेकिन किसी तरह का कोई समर्थन, जन समर्थन दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। ये एक निराशाजनक स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड को अच्छी खासी फाइट दी है दोनों के दोनों सीट पर, लेकिन आखिरकार कुशेश्वर स्थान सीट पर 12,000 से ज्यादा वोटों से जेडीयू चुनाव जरूर जीत गई। लेकिन तारापुर में जिस तरह का कंटेस्ट देखने को मिला, ये अपने आप में ही बिहार में किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच में सियासी घमासान है उसका जीता जागता उदाहरण दिखाई दिया। सबसे पहले आरजेडी ने तकरीबन 18 राउंड के चुनाव तक लगातार लीड बनाए रखी, लेकिन बाद में आते आते पूरी लीड परिवर्तित हो गई और आखिरकार जाकर 3,000 वोट से जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर भी चुनाव जीत गई है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तकरीबन 3,000 वोट मिला है, यानी अगर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो ये सीट निकल सकती थी, लेकिन दोनों पार्टी अलग अलग लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं पाई, नोटा से कुछ ही ज्यादा वोट इकट्ठा कर पाई और जमानत दोनों सीटों पर जब्त करवा लिया। इसी के साथ में पॉजिटिविटी का चश्मा कहाँ मिलता है ये देश को बता दीजिए। महंगाई पर अंजना ओम कश्यप और बीजेपी के प्रवक्ता को अपने जवाब से लपेटे में लेते हुए दिखाई दिए कांग्रेस पार्टी के नेता। कह दिया कि देश में पॉजिटिविटी फैलाने के नाम पर ये लोग महंगाई से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि सिलेंडर के दाम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। जिस तरह का एक नैरेटिव मीडिया भी चलाता है पॉजिटिव रहने का, तथाकथित पॉजिटिव रहने का, यानी देश में महंगाई बढ़ जाए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, खानों के दाम बढ़ जाए, बिजली पानी सभी के दाम बढ़ जाए, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खस्ता हाल में पहुंच जाए, चाइना लगातार भारत के बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहे, देश के प्रधानमंत्री कई हफ्तों तक विदेश में घूमते रहे, लेकिन सवाल मत पूछिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। इस तरह का नया एजेंडा चल रहा है गोदी मीडिया में और बीजेपी के नेता भी इस तरह की बातें विपक्षी नेताओं से कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी का चश्मा पहनिए। आप लोग लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि इस तरह के एजेंडे फैलाने में किस तरीके से गोदी मीडिया भी बड़ा रोल अदा करता है। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने बनाई रणनीति, दिल्ली सरकार ने भी बनवाया अब राम मंदिर। दीपावली के दिन अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं पूजा, एक रेप्लिका बनाया गया है जहां पर पूजा अर्चना की जाएगी और इसी के साथ में प्रिय विराट कोहली इन्हें माफ कर दीजिए। ट्रोलर्स के निशाने पर आए कैप्टन कोहली के समर्थन में राहुल गांधी बोले, कहा कि ये लोग ट्रोल्स हैं, ये लोग केवल हेट फैलाते हैं, इनके बारे में ज्यादा मत सोचिए, इनको माफ कर दीजिए। ये लोग हिंसा से भरे हुए लोग हैं, नफरत से भरे हुए लोग हैं, इनके बात जल्दी समझ में आती नहीं है। इससे पहले उन्होंने मोहम्मद सामी से भी ये बातें कही थी और कहा था कि इन हेटर्स को छोड़ दीजिए, ये लोग घृणा फैलाने का केवल काम करते हैं। आपको बताते चले कि मोहम्मद शामी के समर्थन में विराट कोहली ने जो ट्वीट किया था, जो बातें कही थी, उसके बाद ये प्रतिक्रियाएं कई लोगों की तरफ से दी गई थी। आप लोग समझते हैं कौन ये लोग होते हैं जो विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे, उनके खेलने को लेकर नहीं बल्कि उनके दूसरे तरीके के फेस्टिवल को लेकर दिए गए ज्ञान पर। और इसी के साथ में दोस्तों बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कह दिया कि आप पाकिस्तान से जाकर चुनाव लड़िए और बयानबाजी का दौर अब शुरू हो चुका है, जल्दी थमेगा नहीं। बीजेपी के नेता इस तरह के बयान अमूमन देते रहते हैं, वैसा ही बयान दिया गया है। और पंजाब के लोगों को चन्नी सरकार का दिवाली गिफ्ट, बिजली कीमतों में इतने रुपए की कटौती की गई है, 11% महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है, यानी कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचाया गया है, जनता को भी फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। वहीं पर त्योहारों के बीच में फूट सकता है क्या कोरोना बम? दिल्ली के बाजारों में गाइडलाइंस की उड़ रही है धज्जियां, खरीदारी के लिए उमड़ी है भीड़, बावजूद इसके कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन इसके लिए खुले तौर पर जिम्मेदार है। वहीं पर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।